जिनरो द वुल्फ ब्रिगेड एक एनिमे मूवी है जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है हिरोशिमा और नागासाकी पे हुए एटम बम का विस्फोट। मूवी में आगे चल के हमें पता चलता है मूवी की सेटिंग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की है और अभी 1950s का टाइम चल रहा है जापान में, जहाँ पे नाज़ी जर्मनी ने जापान को ऑक्यूपाई कर लिया है और वो उसे अपने मन मुताबिक चला रहा है। जापान में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है जो सिटीज़ की तरफ आ रही है, और जॉब्स के ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस की वजह से क्राइम रेट बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहा है। चारों तरफ वायलेंस का माहौल है और साथ ही साथ लॉ और इन्फोर्समेंट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और हर तरफ राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाई जाते हैं आर्मी की कुछ फ़ोटो हैं, जिनमें से एक पर्टिकुलर स्पेशल यूनिट है जिसे कर्बेरोस कहा जाता है। ना ये जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा नाज़ी सोल्जर्स से मिलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दल बना लिए हैं जो कि सरकार के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिल सके, और बहुत सारे पुलिस यूनिट्स हैं जो लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। चारों तरफ दंगे का माहौल है। फिल्म के पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि एक जगह पे बहुत बड़ा दंगा चल रहा है, बहुत बड़े राइट्स हो रहे हैं। वहीं कई सारे लोग हैं जो एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट रूप ले लेता है। कई सारे लोग जो हैं पब्लिक सिक्योरिटी पे या पुलिस के ऊपर मोल्टोव्स यानी कि बोतल में पेट्रोल डाल के उन पे फेंक रहे हैं ताकि वो जल के मर जाएं। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जो ये सब चीज़ों को देख रहा होता है और उसे रिपोर्ट कर रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो लाल कपड़े में सड़क के बाजू में खड़ी रहती है और वे बार बार कैमरे में देख रही होती है और किसी तरफ जा रही होती है। हम देखते रहते हैं कि जैसे जैसे लड़की आ रही रहती है, फिल्म में एक पुलिस वाला होता है जिसके ऊपर वो मोल्टोव गिर जाता है और वो जलने लग जाता है। और ये जो मोल्टोव्स हैं ये कोई आम मोल्टोव्स नहीं है, नेपाल का इस्तेमाल हुआ है। नेपाल एक बॉम्ब होता है जिसका इस्तेमाल स्पेशली ये लोग कर रहे हैं ताकि पुलिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। अब यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये छोटी लड़की इन राइटर्स के साथ ही मिली हुई है और उसका काम है इन लोगों को कुछ चीज़ें सप्लाई करना। वहाँ पे वो लड़की जब कोने में आती है तो वो मैन होल के पास आती है जहाँ पे एक आदमी उसे एक बैग में कुछ देता है और उसे किसी को पार्सल करने को कहता है। लड़की वहाँ से तुरंत चली आती है अपना सामान पार्सल करने के लिए। हम देखते हैं जहाँ पे दंगा हो रहा होता है वहीं पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आर्मी पहुँच रही होती है और वहाँ पे हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जो वहाँ खड़ी रहती है और वो जो बैग रहता है एक आदमी को पास कर देती है। ये जो आदमी रहता है वो बिल्कुल अपने चेहरे पे स्टोइक एक्सप्रेशन रखता है और दौड़ के जाता है और वो बैग को फेंक देता है। बैग जैसे ही गिरता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मर जाते हैं। पुलिस तुरंत ही ऑर्डर देती है सभी राइडर्स को पकड़ने के लिए और पुलिस वाले सबके ऊपर गैस बॉम्ब्स और रबर बुलेट्स से वार करते हैं। जो लड़की रहती है वो अपने सभी दोस्तों के साथ फिर से मैन होल में घुस जाती है और वो लोग इस अंडरग्राउंड टनल्स का यूज़ करते हुए भागने की कोशिश करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग केवल मामूली राइडर्स नहीं हैं, ये लोग टेररिस्ट ग्रुप हैं प्रॉपर, क्योंकि इनके पास बहुत सारी मशीन गन्स भी रखी हुई हैं और काफ़ी सारे हथियार भी हैं। जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश कर रहे रहते हैं तब हम देखते हैं वहाँ पे और एक स्पेशल यूनिट जिन्हें कर्बेरोस कहा जाता है वो वहाँ पे आ जाता है उन सबको पकड़ने के लिए। आने वाले सीन में हमें धमाका दिखाई देता है जिसमें हमें पता चलता है कि कर्बेरोस यूनिट ने सभी टेररिस्टों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। टेररिस्ट जो होते हैं वो ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और उन सब पे डायरेक्टली फायर कर देते हैं। कर्बेरोस ग्रुप भी उनके ऊपर फायर कर देते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कर्बेरोस ग्रुप के पास यहाँ पे MG42 मशीन गन है।
और वो उन सब पे फायर कर देते हैं और सब मर जाते हैं टेररिस्ट बहुत ही बुरी तरीके से। उनके पास जो मोल्टोव्स का एक डब्बा रहता है उसमें भी बुलेट लग जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। इस धमाके की आवाज़ उस लड़की को भी आती है। हमें आगे चल के पता चलता है इस लड़की का नाम एक्चुअल में ननामी है और इसको एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज़ करा गया है, जिसे लिटिल रेड राइडिंग हुड से भी आप जान सकते हैं। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। जो नानामी होती है वो आगे जाके एक कोने में चली जाती है ताकि वो कर्बरोस से बच पाए, अपनी जान बचा पाए, पर हम देखते हैं शायद वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रही होती है, बल्कि उसका एक अलग ही मिशन होता है इस सब में। जैसे ही वो एक जगह पे पहुंच जाती है, वो देखती है कि कर्बरोस का सोल्जर है जो उसके ठीक सामने खड़ा हुआ है और उसे रोकता है कि कुछ मत करना। नानामी बहुत डरी हुई रहती है और वो अपने बैग जो उसने उस आदमी को दिया था, ठीक वैसे ही बैग जिसमें बॉम्ब रखा है उसके पास रहता है। वह उस बॉम्ब की एक पिन खींचने ही वाली होती है, जैसे ग्रेनेड की पिन खींचते हैं। तो वो कर्बरोस का सोल्जर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्यों रही हो, और वो मना करता है इसे मत करो। वहाँ पे हमें पता चलता है जो कर्बरोस का सोल्जर है उसका नाम फूसे है। वहाँ पे बाकी कर्बरोस के सोल्जर भी आ जाते हैं और लड़की जो नानामी है उसके ऊपर गन तान देते हैं और फूसे से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, लड़की को जल्दी से मारो। लेकिन किसी रीज़न की वजह से फूसे लड़की को मार नहीं पाता, जबकि उसके सर के आगे ठीक उसने बंदूक रखी हुई रहती है। शायद ये इस वजह से है कि नानामी जो है उसकी बहुत यंग एज है। नानामी बहुत डरी हुई रहती है और अपना थोड़ा सर हिलाती है और फाइनली वो पिन को खींच देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट के बहुत कम सेकंड पहले प्रोबेबली फूसे का कोई दोस्त या फिर उसका टीममेट आके उसको बचा लेता है ब्लास्ट के होने से। जब ब्लास्ट हो जाता है तो हम देखते हैं आसपास टनल में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी फूसे और उसका दोस्त जो है वो ठीक ठीक रहते हैं। हमें पता चलता है कि एक्चुअली जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है और बिजली के जाने की वजह से जितने भी दंगा करने वाले लोग हैं अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। वहाँ पे फूजे का दोस्त है जो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। फूजे बोलता है हाँ वो ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था पूरे शहर भर का वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। इस सब की वजह से कर्बरोस ग्रुप जो है, जो कि एक परफेक्ट और एलीट ग्रुप रहते हैं आर्मी का, उनकी जो रेप्यूटेशन होती है उसे बहुत चोट पहुंचती है और फूसे को कुछ समय के लिए सस्पेंड करा जाता है और उसे फिर से ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फूजे है उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ है, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेव कर रहा है, वो बाकी कर्बरोस मेंबर्स जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। वहाँ पे जब उसके सुपरिटेंडेंट्स उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि उसने उस लड़की को क्यों नहीं मारा जबकि उसके पास पूरा मौका था, तो वो बस मना कर देता, वो बोल देता कि उसे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। हम देखते हैं फूसे बाकी सब लोगों के साथ गन की ट्रेनिंग कर रहा है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, जिसमें वो बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दे रहा है और वो बहुत बढ़िया कर रहा है इन सब में। फिर भी जब उसके टीममेट्स उसके साथ रहते हैं और उसे देखते हैं, उन्हें पता चलता है फूसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ तो अलग बात है उसके साथ। फूसे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा चिल करने के लिए बाहर जाता है। वो किसी म्यूज़ियम या ज़ू टाइप जगह में जाता है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों के टैक्सीडर्मीज रखे रहते हैं। वहाँ पे वो एक आदमी से मिलता है जो उसका बडी है, जिसका नाम हेईमिनी है। वहाँ पे जो हेईमिन रहता है वो उसको एक पार्सल देता है जिसमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है उस लड़की के बारे में, यानी नानामी के बारे में, जो धमाके में मर गई। जब फूसे उसकी लाश को देखने जा रहा रहता है, एक्चुअली लाश तो आप प्रोबेबली नहीं है बट बॉडी बेरियल प्लेस जहाँ पे बनाई गई है उसे देखने जाते हैं, तो वहाँ पे उसे एक और लड़की दिखती है जो सेम लाल कपड़ों में वहाँ रहती है। अगेन ये एक लिटिल रेड राइडिंग हुड पोयम है, उसका सिंबलिज्म है। वो देखता है वहाँ पे एक लड़की है जो ठीक नानामी जैसी दिखती रहती है। जो लड़की है वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम के है
और वो ये भी बोलती है कि वो ननामी की बड़ी बहन है। आगे जाके हमें पता चलता है कि वो कोई उसकी बहन वहन नहीं है, बस उन दोनों की शक्ल बहुत मिला करती है। के और फूसे साथ में बहुत बात करते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और के जो है वो फूजे को एक पोयम बुक गिफ्ट करती है। अगेन ये एक लिटिल रेड राइडिंग हुड पोयम बुक रहती है। सीन कट होता है तो हम देखते हैं कि जो कर्बेरो सोल्जर्स हैं वो अपने साथ मिलके एक ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। वहाँ पे फूजे जो है वो वहाँ पे लिटिल रेड राइडिंग हुड पोयम है उसको पढ़ रहा रहता है, जिसे के ने उसे गिफ्ट करा है। हम देखते हैं कि कर्बरोस की ट्रेनिंग में होता यह है कि जो फूजे है उसका ध्यान बिल्कुल ही ट्रेनिंग के ऊपर नहीं रहता, और उसके जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर है टोबे, वो उसे मतलब एट दी एंड पकड़ लेते हैं ट्रेनिंग में और उसके ऊपर रबर बुलेट्स फायर कर देते हैं ट्रेनिंग की वजह से। ट्रेनिंग ओवर हो जाने के बाद हम देखते हैं फूजे के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स, वो उसे बहुत डांटते हैं और बाकी लोग को भी डांटते हैं कि उन लोगों ने ट्रेनिंग सही से करी नहीं है और एक्चुअल लड़ाई में वो लोग गड़बड़ कर देंगे। हम देखते हैं वहाँ पे टोबे और हेईमिन वहाँ पे बात कर देते हैं कि इनकी ट्रेनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेनिंग ओवर हो जाने के बाद फूजे अपना मूड फ्रेश करने के लिए जाता है के से मिलने के लिए वापस। वो प्लेग्राउंड में मिलते हैं, आपस में बातचीत कर रहे रहते हैं और वो एक कार्निवल पार्क में भी जाते हैं जहाँ पे वो लोग चिल कर रहे रहते हैं। वहाँ पे जो के होती है वो फूजे से पूछती है कि आखिर वो इस ग्रुप में है ही क्यों, इस कर्बरोस ग्रुप में है ही क्यों, वो जब इतनी वायलेंस करते हैं। तो फूजे सिंपली जवाब देता है कि उसे लगता है कि वो यहाँ पे बिलोंग करता है। हमें स्टोरी में ये भी पता चलता है कि के जो है जब वो फूजे से मिली थी तो उसने शुरुआती कुछ पलों में फूजे को एकदम से माफ़ कर दिया था नानामी को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि जो फूजे है वो अपनी जॉब कर रहा था और नानामी है अपनी जॉब कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है और हमें आगे पता चलता है। हम देखते हैं कि एक लड़का गिर जाता है, उसका गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। फूजे को एकदम से कोई पैनिक अटैक पड़ते हैं जिसमें वो देखते हैं कि जो है उसे बहुत सारे भेड़िए मिलके खा रहे हैं और उसके ऊपर से वो जो है नानामी को बहुत सारी गोलियां मार के ख़त्म कर दे रहा है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल अटैक है जो फूजे को पड़ रहा है और हम देख पाते हैं कि जब से नानामी मरी है फूजे के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है अपने अंदर ही अंदर। वो बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हैं जिन्हें वो इमेजिन कर रहा है। एंड में वो बस इतना ही देखता है कि बहुत सारे वुल्फ का एक पैक है जिसके बीच में वो बैठा हुआ है, और ये फिल्म हमें ये दिखाने चाह रही है कि फूजे जो है वो ह्यूमन कम है और वुल्फ ज़्यादा बन रहा है, यानी एक जानवर ज़्यादा बन रहा है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं। हालांकि हम ये भी देखते हैं उसके फ्लैशबैक्स या साइकोलॉजिकल फ्लैशबैक में कि वो बार बार नो कह रहा है, यानी मना कर रहा है नानामी को मारने से। मे बी ये इस वजह से है क्योंकि जब फूज एक बच्ची को मारता है या उसके मरने का कारण बनता है तो वो अपना पूरा मेंटल पीस खो देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो सो रहा रहता है और ये केवल उसका सपना हो रहा रहता है। वो जागता है, अपना मूड होता है और जाके फिर सोने की कोशिश करता है। मीनवाइल जो के रहती है उसको कोई कॉल करता है और उससे बात कर रहा रहता है। फूजे और के फिर से मिलते हैं एक जगह पे और बात करने हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक जंकयार्ड जैसी जगह होती है। वहाँ पे कई सारे लोग आके किसी तरह की प्राइवेट मीटिंग कर रहे रहते हैं जो काफ़ी सीक्रेट है। हम देखते हैं कि हेईमिन जो फूजे का दोस्त है वो किसी तरह के कांटेक्ट में आता है और उसे कुछ करने का बोलता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी सीरियस बात है क्योंकि हेईमिन चाहे तो के को अभी यहीं पे मार सकता है। हम देखते हैं कि जो एक म्यूज़ियम टाइप जगह में रहती है जहाँ पे वो अगेन वुल्फ्स को देख रही रहती है, जहाँ पे पहले फूसे आया था। फूसे अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, वहाँ पे वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा रहता है। एंड वहाँ पे हेईमिन आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे इतने अच्छे निशाने होने का क्या मतलब है अगर तुम उसे पॉइंट पे चला ना पाओ। यानी वो बेसिकली उसे ताना दे रहा रहता है कि उसने नामी को टाइम रहते हुए मारा नहीं था उस मैन होल में। वहाँ पे के जो है हमें लगता है कि किसी तरह कर्बरोस के कांटेक्ट में है और अब कर्बरोस ने उसे पकड़ लिया है। यहाँ पे जो फूजे रहता है वो अपनी MG42 मशीन गन को रिपेयर कर रहा रहता है और उसे वहाँ से कॉल आता है। ये कॉल प्रोबेबली के का है जो उसे वहाँ म्यूज़ियम में बुलाती है। फूजे जो है वो अपनी गन लेके साथ में नहीं जाता है और जो अपनी
ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ से जल्दी से कूद के भाग जाता है। हम देखते हैं कि ये किसी तरह से फूजे को पकड़वाने की साजिश है जिसे पब्लिक सिक्योरिटी ने रखा है। हमें पता चलता है पब्लिक सिक्योरिटी वाले करबरोस की हरकतों से परेशान आ गए हैं और वो चाहते हैं करबरोस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और पब्लिक सिक्योरिटी का पावर जो है वो करबरोस के ऊपर आ जाए। इसीलिए उन्होंने फूजे को फंसाने की साजिश करी है के की वजह से, क्योंकि जो के है वो भी एक टेररिस्ट वाला काम करती है जिस तरह ननामी करती थी, और वो चाहते हैं कि वो एक फॉर्मर टेररिस्ट को करबरोस मेंबर के साथ दिखा दे जिसकी वजह से उनकी जो रेप्यूटेशन है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और करबरोस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हालांकि ऐसा फूजे होने नहीं देता, वो पूरी ताकत लगाता है, उसमें से वो किसी को खैर मारता तो नहीं है वहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी के मेंबर को, लेकिन वो के को लेके वहाँ से कार में भाग जाता है। उनके ऊपर फायरिंग होती है लेकिन फिर भी फूजे वहाँ से सेफली के को निकाल लेता है। ये सूचना जो है वो हेमिन को मिल जाती है और वो उसे अपने सुपरिटेंडेंट्स को बताता है कि वो जो है फूसे को फंसाने में फेल हो गए। फिर भी जो पब्लिक सिक्योरिटी वाले हैं वो इन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं और पूरी जगह चक्का जाम कर देते हैं ताकि वो उन दोनों को पकड़ के मार दें। फूजे और के जो हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वहाँ पे वो फिर से उसी कार्निवल पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं लेकिन फूजे उसके और करीब नहीं आता। ये देख के जो के वो थोड़ा सैड हो जाती है। नाउ फूजे जो है वो के को एक जगह पे लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे ननामी मरी थी। वो उसी अंडरग्राउंड टनल्स में जिसे मैन होल्स हैं वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जो फूजे है वो एक जगह से गुजरता है ननामी को लेके। ननामी का पैर जो है एक रेड स्पॉट पे आता है और वो देखते हैं कि ये वही ब्लड स्टेन है ननामी के, और फूजे वहाँ से गुजरता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फूजे और के एक जगह पे इंतज़ार कर रहे रहते हैं कुछ लोगों का, और वहाँ पे देखते हैं हम बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास काफ़ी सारा सामान होता है। ये लोग और कोई नहीं बल्कि करबरोस सोल्जर्स ही होते हैं जो यहाँ पे फूजे के लिए आए हुए हैं। और फूजे जो है वहाँ पे अपने आर्मर को लेके आते हैं और फूजे को वो पहनाते हैं। वहाँ पे साथ ही साथ टोबे भी रहता है जो फूजे का इंस्ट्रक्टर रहता है और एक्चुअली वो बताता है सब कुछ, ये सब क्या हो रहा है के को। वो बताता है कि वो शुरुआत से ही पब्लिक सिक्योरिटी पे नज़र रख रहे हैं और करबरोस सोल्जर्स में भी एक बहुत ही टॉप सीक्रेट ग्रुप है, उसको बोला जाता है द वुल्फ ब्रिगेड, और फूजे जो है उसी वुल्फ ब्रिगेड का मेंबर है। और वो बताते हैं कि के को उन्होंने शुरुआत से ट्रैक करके रखा है, और वो ये भी बोलते हैं कि करबरोस सोल्जर्स जो हैं वो कोई इंसान नहीं है जो कुत्तों की तरह काम करते हैं, वो भेड़िए हैं जो इंसान की स्किन के अंदर है। ये सुन के को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो हार्ट ब्रेक हो जाती है क्योंकि फूजे ने उसे बेसिकली धोखा दिया है इस पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन के लिए। फूजे अपना पूरी तरीके से आर्मर पहन लेता है यहाँ पे और वो उसमें बहुत ही बैडएस लगता है। अपनी MG42 मशीन गन लेने के बाद वो ऊपर अपनी गन तान देता है, हमें लगता है उसे मारने वाला है, लेकिन वो पलट जाता है और वहाँ से चले जाता है बाकी मेंबर्स को मारने के लिए। और जो बाकी पब्लिक सिक्योरिटी के मेंबर्स थे जो उन्हें मारने वाले थे वो वहाँ पे आ जाते हैं के और फूजे को मारने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं के का यहाँ पूरी तरीके से इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो रोने लगती है और वो मतलब बताती है कि किस तरह वो फूजे को प्यार करने लग गई थी और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, लेकिन वो उसके साथ आना नहीं चाहता था रिलेशनशिप में। हम देखते हैं कि जो फूजे है वो चुन चुन के पब्लिक सिक्योरिटी वालों को ढूंढता है और अपनी गन से मारता है, और ये यहाँ पे इतना कूल है, इतना कूल एनिमेशन है, इसलिए तुम्हें मूवी देखनी चाहिए। कई पब्लिक सिक्योरिटी वाले होते हैं जो टॉमी गन से फूजे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि बुलेट्स पेनिट्रेट होती नहीं है और फूजे एकदम गाजर मूली की तरह सबको काट डालता है अपनी गन की मदद से। कई लोग जो हैं जो RPG का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि फूजे का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक RPG, एक लिटरल RPG भी उस पर चला दो तभी भी उस पर कुछ असर नहीं होता, और वो हेमिनी की जितने भी लोग हैं उन सबको मार देता है जो कि फूजे को मारने आ रहे रहते हैं। हेमिनी का हम देखते हैं कि जो पैर में गोली लगी हुई रहती है और वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा रहता है। वो जाते जाते एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे अब कुछ भी जाने की जगह नहीं है और ये बेसिकली एक रोड ब्लॉक बन गया है। वहाँ पे वे गुस्से में फूजे को बोलते हैं क्या तुम एक इंसान नहीं हो।
फूजे, और तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो, और तुमने नानामी को मारा क्यों नहीं था उस दिन, जल्दी से बताओ। फूजे उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता और उस पर बंदूक से पूरा छन्नी छन्नी कर देता है, जो कि अगेन बहुत बैडेस्ट सीन रहता है। सीन कट होता है और सीन में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं फूजे टोबे के साथ एक बहुत ही प्राइवेट एरिया में रहता है। टोबे बोलता है कि जो के है वो आखिरी मेंबर बची हुई है इन लोगों की, जो हमारे ग्रुप को यानी द वुल्फ ब्रिगेड और करबरूस के मेंबर्स को हटाना चाहती थी। अच्छा ये हुआ कि तुम इसे यहीं पे मार दो और अपने मिशन को कंप्लीट करो। वहाँ पे वो उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देता है कि आते ही फूजे के गले लग जाती है और लिटिल रेड राइडिंग हुड पोयम के कुछ वर्सेस गाने लगती है। बेसिकली उन वर्सेस का मतलब ये होता है कि किस तरह एक वुल्फ जिसे उसने अपना माना वो एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था, कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फूजे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रिगर दबाने में, लेकिन फाइनली वो ट्रिगर दबा देता है और कि मर जाती है और उसके पाँव में आके गिर जाती है। ये सीन हमें ये दिखा रहा है कि किस तरह फूजे ने एक्चुअल में अपनी ह्यूमैनिटी अब गवा दी है और वो पूरी तरीके से वुल्फ ब्रिगेड का पार्ट बन गया है, एक कंप्लीट वुल्फ बन गया है। और फाइनली आखिरी सीन में हमको वही लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली पोयम की किताब दिखती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी बहुत बढ़िया है। इवन तो 1999 में बनी फिर भी इसके एनिमेशन ऑल राइट है, इसका प्लॉट बढ़िया है, कैरेक्टर्स भी बढ़िया हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं इस मूवी में, जिस तरह फूजे का जो मोटिवेशन था कि वो क्यों करबरूस में रहना चाहता है, एंड द होल लिटिल रेड राइडिंग हुड पोयम का जो सीन था इस पूरी फिल्म में बार बार उस बुक को दिखा रहे हैं, वो थोड़ा वियर्ड लगा। हालांकि ये मूवी बहुत बढ़िया है, तुम्हें देखनी ज़रूर चाहिए। और अगेन मुझे फूजे का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस मूवी में जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो थी ये करबरूस ग्रुप। ये इतने बैडेस्ट लगते हैं और एक्शन इस मूवी में इतना प्यारा था कि मैंने इसे 2 बार रिवॉच करा और बहुत बढ़िया मूवी है ये, तुम्हें देखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू। मैं मिलूँगा तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।